नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। बच्चों, आप समझते हैं ये लॉकडाउन है, इस समय आपके कॉलेज, स्कूल और जो भी आपके शिक्षण संस्थान है, कोचिंग्स, ये सब ऑफलाइन बंद है। कुछ बच्चों का अपना यहाँ पे ये भी मानना हो सकता है कि ठीक है भाई, अभी कोई समस्या नहीं है, अभी तो स्कूल भी बंद है, सब कुछ है, हम क्यों करें। तो बच्चों देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका कोई साथी पढ़ रहा है, कोई ना कोई जरूर पढ़ रहा है। आप ये ना समझें कि सभी लोग नहीं पढ़ रहे। अगर आप कंपेरिजन करते हो कि हाँ ठीक है साहब, सब नहीं पढ़ रहे, हम भी नहीं पढ़ रहे, तो कोई नुकसान नहीं। बट कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं। तो अगर पढ़ ही रहे हैं और फिर आपको आगे निकलना है, तो आगे निकलने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आज बात करता हूं, आज आपका 21 मई हो चुकी, तो मेरे हिसाब से लगभग आप 1.5 से 2 महीना लेट हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो। आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5-2 महीने में कितना आप वर्क कर लेते हो, आप समझ सकते हो। बात रही एकेडमिक लेवल की, कौन बच्चा, कौन पेरेंट्स ये चाहेगा कि साहब उसके बच्चे के 100 में 100 मार्क्स ना आए। बट आज का सिनेरियो बच्चों वो नहीं बचा है कि आप सोचें कि साहब एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले पढ़ के और हम 95 नंबर ले आएंगे, या किसी एक सब्जेक्ट में नंबर आ गए तो साहब आपकी परसेंटेज बन गई। आपको ओवरऑल परसेंटेज बनाने के लिए इवन इंग्लिश पे भी ध्यान देना होगा, और आपका जो भी पीसीएम तीनों हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चारों सब्जेक्ट आपके इक्विवेलेंट हैं। ओवरऑल परसेंटेज के लिए आपने जो ऑप्शन में फिजिकल या बाकी फिजिकल के साथ दूसरा जो भी सब्जेक्ट लिया है, उसमें भी आपके मार्क्स आने बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल परसेंटेज के लिए 5 सब्जेक्ट आपके, 6 सब्जेक्ट वो काउंट नहीं होता ओवरऑल परसेंटेज में, तो 5 सब्जेक्ट आपके नेसेसरी हैं। अगर आपको कहीं पे भी जैसे ड्यू वगैरह में कुछ बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो वहां पे फिजिकल एजुकेशन एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश और पीसीएम, ये आपके 3 सब्जेक्ट उसमें, यानी कि 4 सब्जेक्ट एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है। इन्हीं के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनेगी। तो बच्चों, मेरा फिर आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, देखिए सिंपली अगर मैं बात करूं, हम साहब सेट की एक एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आप कुछ नहीं, सिर्फ कछुए की चाल भी चलते रहेंगे तो भी बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन आप खरगोश मत बने, क्योंकि आपको मालूम है ये, आप सोचेंगे कि नहीं मैं साहब बच्चे से, दूसरे बच्चे से आगे निकल जाऊंगा। नहीं, ये हमारे माइंड का लेवल केवल ऐसी थॉट है कि हम उससे आगे निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा हो सकता। तो क्या करना है आपको, जो भी होमवर्क आपको डेली दिया जा रहा है, बच्चों मेरी बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि आपका कैरियर बन जाएगा तो मुझे आप कुछ मुझे सैलरी ला के देंगे या मेरा आगे सिस्टम रन करेंगे। बट एज ए टीचर, अगर मेरा कोई स्टूडेंट 100 में 100 नंबर लाता है, तो शायद इतनी खुशी या इतना अच्छा आपके पेरेंट्स को भी शायद ना लगे जितना हम लोगों को लगता है। हम लोगों की यही स्ट्रेंथ है, हमारा यही प्रोफेशन है इस समय। और जब हमारा यही प्रोफेशन है, तो अपने कस्टमर मीन्स अपने स्टूडेंट्स का फुल्ली सेटिस्फाइड होना, यानी कि मैक्सिमम 100% आउटपुट लाना, हमारा ये एक ड्यूटी भी है। तो बच्चों, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ये ना समझें कि साहब अभी तो हम 11वीं क्लास में हैं, ये तो हमारा आराम करने का समय है, ये वो। बच्चों देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, ये आप 2 साल 11वीं 12th आराम कर लें, पूरी जिंदगी परेशान रहें, या इन 2 साल को बढ़िया से कर लें और पूरी जिंदगी ऐसो आराम लें। ऐसो आराम करने के बहुत टाइम आएगा, ऐसा नहीं है पूरी जिंदगी ऐसे नहीं चलता रहेगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि साहब अभी तो हमने 12th के एग्जाम दिए, इतना प्रेशर था, और फिर साहब दोबारा फिर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आप सोचिए, आपके पेरेंट्स हैं, क्या डेली वो अपने काम पे नहीं जाते? वो अपने काम पे डेली जाते हैं। एक कोई सर्विसमैन है, क्या वो डेली अपने सर्विस पे नहीं जाता, अपनी नौकरी करने जाता? एक दुकानदार है, वो डेली सवेरे 9 बजे दुकान खोलता है, शाम को 8 बजे दुकान बंद करके आता है। ऐसे तो वो भी सोच सकता है कि यार मैं क्यों रोज 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 सवेरे उठ के दुकान जाना, फिर शाम तक आना। यस, बट क्यों? क्योंकि उसको जिंदगी की सारी चीजें पता चल चुकी हैं जो आपको अभी नहीं मालूम। आप जस्ट कितने 15-16 साल की उम्र है आप लोगों की। आप ये सोचते होंगे इस समय कि नहीं यार, कोई अंतर नहीं पड़ रहा इन सारी चीजों से। तो बच्चों, मेरा अपना ऐसा मानना है, ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, बट जब हमारे ऊपर अप्लाई होती हैं चीजें, तब ऐसा नहीं होता। जिंदगी में आप ध्यान रखिएगा, कोई भी अच्छी चीज बिना स्ट्रगल के नहीं मिल सकती। बिना स्ट्रगल के कोई भी अच्छी चीज आपको नहीं मिलेगी।
शॉर्टकट से मिली हुई चीजों का कुछ दिन तक आप एक अच्छा सुकून महसूस कर सकते हो, बट कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। और सेकंड थिंग्स बच्चों, जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु हमारा एक्सपीरियंस है। अनुभव ही जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु है। जिन बच्चों को समय पर समझ आ जाती है वही बच्चे आगे निकलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि साहब इस बार ये बच्चा आईआईटी में निकल गया, ये बच्चा साहब आईएएस में निकल चुका, ये बच्चा एम्स में निकल गया। आप सुनते होंगे, आपने देखा होगा कि अरे यार ये पीसीएस बन गया। तो आप क्या समझते हो कि एक दिन में बन जाएगा? वो एक दिन में नहीं बना। उस बच्चे को समय पे समझ आ गई। क्या हुआ था बच्चों? उसको समय पर समझ आ गई थी। तो जिन बच्चों को समय पर समझ आ जाती है वही बच्चे आज बहुत बड़े मुकाम पे बैठे हुए हैं और अपनी जिंदगी का फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों, मेरी बार बार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ये तो बहुत जरा जरा सा काम हम लोग दे रहे हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज, 5, 7, 10 प्रॉब्लम, अगर आप ढंग से मन से बैठ जाएंगे, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा आपको पूरा होमवर्क करने में नहीं लगता। तो क्या आपसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि 24 घंटे में आप 1 घंटा मैथमेटिक्स को दें? और बच्चों, अगर आप 1 घंटा भी अपने सब्जेक्ट को नहीं दे रहे 24 घंटे में, तो फिर आप किसके लिए, काहे के लिए, आप क्या करना चाहते हो? बहुत सारे बच्चे आपने देखा हुआ आज की डेट में नए नए गेम, कोई पबजी में बिजी है, कोई किसी चीज में बिजी है, कोई किसी चीज में बिजी है। बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल अपनी जिंदगी खत्म कर दें, एंजॉय ना करें। आप सोचिए, पूरे 24 घंटे होते हैं आपके पास। 24 घंटे में कहता हूँ आप 7 घंटे सोने के बिल्कुल परफेक्ट निकालिए। आप इस समय जैसे 24 घंटे आप घर में, स्कूल भी नहीं जा रहे, मैं तो कहता हूँ अगर आपको बहुत ज्यादा है आप 8 घंटे सो, यार कोई समस्या नहीं, 8 घंटे सो। आप 6 घंटे आप नाइट में सो, 2 घंटे आप दिन में सो। 24 में से 8 निकालेंगे, 16 घंटे फिर भी बचते हैं। चलिए बच्चों, इन 16 घंटे में से मैं आपको 4 घंटे और फ्री कर रहा हूँ। आप खूब जो भी आपका मन हो, पबजी खेलें, ये गेम खेलें, टीवी देखें, जो भी करना कर, 4 से 5 घंटे कर। मैं कहता हूँ चलिए आप 6 घंटे कर लें। यार कितने बचे अभी भी हमारे पास 10 घंटे हैं। उन 10 घंटे में चलिए 2 घंटे में मैं आपके निकाल देता हूँ आपके नहाने धोने खाने में। अब आपके पास 8 घंटे बचे। क्या बच्चों, आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप अपने पूरे दिन का या अपनी जिंदगी का 1/3 पार्ट अपना कैरियर बनाने में लगा दें? आप मुझे बताइए, 8 घंटे में अगर मैं अभी इस बात करूं, इस समय तो आपका मेन लगभग 3 ही मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री में। उन 8 घंटे की मैं बात करूं तो 4 घंटे आपके मैथमेटिक्स को जाते हैं और 4 घंटे मैं जो होमवर्क दे रहा हूं वो बच्चों सिर्फ 1 घंटे का होमवर्क है, इससे ज्यादा का नहीं। फिर अब देखिए, यही है जो समझदार है वो अपना अभी से पैरेलल में कुछ ना कुछ शुरू कर देगा। कोई बच्चा कह रहा है कि जी मुझे तो आईआईटी में जाना है, तो भैया ठीक है, हालांकि अभी तो हमारा पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में ऑब्वियस है थोड़ी सी स्पीड हमें स्लो रखनी। दूसरे चैप्टर पे हम जब जाएंगे वहां मैं आपको रियल साइंस में दिखाऊंगा फंक्शन और आपका रिलेशन क्या होता है, आपको पता चलेगा। कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम कैसे जाएंगे, वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आपको। तो बच्चों, यहीं से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आप ये मत समझो कि साहब वो तो 10 घंटे पबजी खेल रहा है, मैं 4 ही घंटे या 6 घंटे खेलता हूँ। तो बच्चों, आज के लिए काफी हो चुका। बेसिकली मुझे आगे पढ़ाना भी है टॉपिक, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा ये सारी चीजें। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जितना होमवर्क आपको दिया जा रहा है ये होमवर्क आप जरूर करते हैं। अगर हम कछुए की चाल भी चलेंगे तो भी हम कितना, आप क्या समझते हो, ये एनसीईआरटी हमारी 11th क्लास, इसी एनसीईआरटी को बच्चे जो स्कूल टीचर्स हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो मंथली पैसे लेते हैं कि साहब हम तो मंथली पेरेंट्स भी खुश, बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश। क्यों? पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ये तो मंथली पैसा ले रहा है, ठीक। बच्चा भी ये सोचता है कि यार ठीक है, कोई समस्या नहीं, हर मंथ जो है इनको 1000 रुपए हम दे दें, ठीक है, बहुत आप खुश होंगे। पता चला कि साहब इसी एनसीईआरटी को आपको लगभग 8 महीने हो गए, यानी कि उसने मई से स्टार्ट करा और दिसंबर तक साहब आपका सिलेबस ही चल रहा है एनसीईआरटी। जबकि हकीकत ये है बच्चों, ये बुक आपकी मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीने टोटल, 3 महीने से ऊपर का सिलेबस नहीं है। बट वो टीचर 8 महीने क्यों पढ़ाता है? उसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अगर वो आपको 3 महीने में बुक खत्म करा देगा, आप तो उसे मंथली पैसा दे रहे हो।
तो ठीक है, आप तो इधर उधर भाग जाओगे। 3 महीने में कोर्स पूरा करा, इधर उधर निकल गए, उसका तो नुकसान हो गया। हम लोग, आपने देखा होगा, जो हम, जैसे मैं अपनी बात करूं, हम लोग अपना पैकेज में लेते हैं, अपना जो भी हमारा टोटल फीस है उसको पैकेज में लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। हम एक बार में लेंगे या 2 बार में लेंगे, उसके पीछे लेने, इंस्टॉलमेंट लेने का यही कारण है बच्चों, और कुछ नहीं। मैं इस बुक को क्यों 8 महीने पढ़ाऊंगा, आप मुझे बताइए। मैं इसको सिर्फ 3 महीने 4 महीने में खत्म करूंगा। इसके अलग और मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। पूरी जिंदगी इसी को ही रटते रहेंगे आप, और भी तो हमें कुछ पढ़ना है। तो जब और कुछ पढ़ना है तो मुझे तो डर नहीं है। मुझे तो इस बात का इसलिए डर नहीं है क्योंकि आप लोगों ने मुझे एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिया। यस, अब मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको पूरे साल सिखाऊं। ठीक है, मैं 3 महीने में ये बुक खत्म करूंगा, 4 महीने में ये बुक खत्म करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं आपको दूसरी चीजें कराऊंगा, दूसरी बुक कराऊंगा, एडवांस लेवल की और प्रॉब्लम कराऊंगा। बच्चों, आप कहीं पर भी, आप इवन चाहे आप 12th के बाद BSc करें, चाहे आप 12th के बाद IIT करें, चाहे 12th के बाद आप तीसरा कोई काम करें, देखिए हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज कभी खराब नहीं जाती। नॉलेज हमारी कभी खराब नहीं जाती, ये नोट कर लेना। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो साहब 11th 12th में आप बढ़िया से करके गए और वो ड्यू में जाके उन्होंने एडमिशन लिया या कहीं दूसरी जगह उन्होंने एडमिशन लिया, और वो पहले साल इतने खुश, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें कभी समस्या ही नहीं है पूरे साल। क्यों? क्योंकि वो जो उन्होंने वहां जाके पढ़ा, वो चीजें हम यहाँ कोचिंग में उनको पढ़ा दिया करते थे। अब जो वो चीजें पहले से पढ़े हुए तो वहां पे खुश है। एक बच्चा ऐसा है, सिर्फ पूरे साल साहब उसने NCERT करी, NCERT के बाहर निकला नहीं। यार मैं जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ, आप अभी 11th में हो, 12th में भी आप आएंगे, आप देखिए एक एक बुक में, एक एक एक्सरसाइज में 5-5 6-6 प्रॉब्लम। क्या 5-6 प्रॉब्लम्स की वेराइटी से आप IIT में पहुंच जाएंगे, या आप 100 में 100 नंबर ले आएंगे? कुछ टीचर्स का ऐसा भी कहना है कि साहब सिर्फ पूरा का पूरा पेपर NCERT से ही बनता है। बच्चों, मैं मैथमेटिक्स में नहीं मानता ऐसा कोई वो नहीं है कि साहब पूरा का पूरा पेपर आपको NCERT से मिल जाए। इसलिए आप लोगों को डेप्थ में जाना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। आपको सिर्फ 6 प्रॉब्लम कर लेने से आपका काम नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। भाई, आप लोगों को क्या वर्क है, आपके पेरेंट्स ने आपको फ्री कर रखा है। यस, आपको सिर्फ पढ़ना है। आपके पेरेंट्स आपसे कोई घर का काम नहीं कराते, आपको सिर्फ पढ़ना है और सोना है, और बाकी जो भी आपको 1-2 घंटा खेलना है वो करना है। बच्चों, एक चीज मैं और आपको रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ, जैसे आप पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हो, पता चला कि मेरी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने में आपने 1-2 घंटा लगाया, उसके बाद पता चला कि साहब मैं तो 6 घंटे फिर PUBG खेल रहा हूं। मत ऐसा करो। 1 घंटा 2 घंटे का टाइम टेबल बनाओ मात्र उसका, अगर आपको फिर भी गेम में ही रहना है। आपको अगर करना है तो आप दूसरे टाइप के गेम खेलिए। शाम को 6 बज गए, 7 बज गए, 7 बजे से 9 बजे तक आप बैडमिंटन खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, आप अपने घर में कुछ और दूसरा गेम खेल सकते हो। इस मोबाइल से बाहर आ जाओ, ये मोबाइल आपको बिल्कुल खत्म कर देगा, आप ऐसा मान लीजिए। मेरी अपनी ऐसी सोच है कि अगर आप लगातार इसको देखेंगे तो ये आपको, आपकी आई साइट को, आप मतलब पूरे जो आपका ब्रेन है उसको ये डिक्रीज कर देगा, डाउन कर देगा, आप इरिटेट होने शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ध्यान रखते हुए धीरे 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 बढ़ते हुए, मैं नहीं कहता आप 1.5 महीने 2 महीने से ट्रैक से उतरे हुए थे, ट्रैक पे चढ़ने में आपको समय लगेगा, तो मैं बहुत पोलाइटली वर्क कर रहा हूं, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज एक दिन में दे रहा हूं। अदरवाइज जब आप हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में आएंगे तो वहां आप देखेंगे, वहां पे आपको एक प्रॉपरली होमवर्क भी मिलता है, सारी चीजें। बच्चों, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो स्कूल की तो मैं बात नहीं करता, इन जनरली जैसे आप शहर में ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, आपके स्कूल टीचर हैं, पता चला ये इस स्कूल का टीचर है, वो इस स्कूल का टीचर है, या ये गली में है, ये भाई है, ये भैया है, ये दीदी है, उनसे आप सब ट्यूशन पढ़ते हैं। एक उन लोगों ने एक ट्रेंड क्रिएट कर रखा है, क्या होगा, एक्सरसाइज की पहली एक्सरसाइज पहली प्रॉब्लम से शुरू करके लास्ट तक बोर्ड पे उतार दें। क्यों भाई? जब आपने सारी प्रॉब्लम बोर्ड पे कर दी, बच्चा उतार के चला गया, तो बच्चे को तो आपने नाकारा वैसे ही बना दिया। बच्चे का दिमाग चलेगा कैसे? बच्चे का दिमाग नहीं चलेगा। वो तो सारा नोट करके ले गया और वो खुश है कि मेरा तो होमवर्क, मेरी तो एक्सरसाइज कंप्लीट है।
तो वो उसने थोड़ी करी है होमवर्क, वो उसने एक्सरसाइज की है, वो टीचर ने करी थी और आप उठा के ले गए। जिस समय आपका एग्जाम या टेस्ट होगा उस समय फिर वो आप भूल जाते हो, कुछ भी नहीं आपका होगा। तो बच्चों देखिए, मेरा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको किसी भी एक्सरसाइज की थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आपको उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कराऊंगा और मैं एक्सरसाइज की ए से लेकर जेड तक प्रॉब्लम उस समय आपको नहीं कराऊंगा। अगर एक एक्सरसाइज में 20 प्रॉब्लम है तो मैं आपको 5 या 6 प्रॉब्लम करा दूंगा हर वैरायटी की, उसके बाद आपको खुद उस एक्सरसाइज को करना। हाँ, अब अगर आपको मैं कहता हूं 15 प्रॉब्लम मैंने करने को दी थी और आपसे 15 के 15 नहीं हो रही, मैं 1 से लेकर 15 तक बताऊंगा, बिल्कुल ये मेरा कमिटमेंट है। बट मैं तब बताऊंगा जब आप उनको ट्राई कर चुके होंगे अपने दिमाग से। बच्चों, जब तक इस दिमाग को नहीं चलाना सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये जो ढर्रा है, ये जो ट्रेन है जो स्कूल टीचर का ये है, ये बच्चों सिर्फ रट्टाफिकेशन है और कुछ भी नहीं। इस बहाने 2 चीजें होती, एक तो ये होती जो मैंने अभी बताया था कि साहब ये एनसीईआरटी का सिलेबस 8 महीने में कैसे फिनिश करना हमें, एक तो इससे ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जब हम एक एक प्रॉब्लम्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 घंटे में हमारी 5-6 प्रॉब्लम होंगी, तो वो जो एक्सरसाइज मेरी 1 दिन में फिनिश होनी थी वो पता चला 2 से 3 दिन में फिनिश हो रही। आप भी खुश है, पेरेंट्स भी खुश है कि यार ठीक है बहुत बढ़िया चल रहा है। बट बच्चों, गहराई में जब हम जाते हैं तब इन सारी चीजों का पता चलता है। अभी आप एक छोटे लेवल पे चेक कर रहे हो, थोड़ा सा जब ऊपर जाएंगे आपको रियल सेंस में पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि साहब दिल्ली गया बच्चा, कोटा गया तैयारी करने के लिए, कभी आपने सोचा है कि वो कितना होमवर्क देते हैं? कभी पेरेंट्स ने या बच्चे ने सोचा? नहीं सोचते। हम यहाँ थोड़ा सा भी अगर होमवर्क एक्स्ट्रा कर दें तो पता चला कि साहब ना मैं नहीं पढ़ने का आपसे। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि मैंने उसको ज्यादा होमवर्क दे दिया और वो नहीं पढ़ना चाह रहा। तो बच्चों ऐसा नहीं है, आप अपनी प्रायोरिटी को समझिए, आपको क्या करना है उन सारी चीजों को समझिए। तो एनीवे, बीच बीच में हम ये सारी बातें करते रहेंगे, किस ढंग से हमें 100 में 100 नंबर लाने हैं, कैसे हमें आईआईटी में जाना है। बच्चों, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, ऑनेस्टली ये सरस्वती है मेरे हाथ में और कभी भी हम लोग इसकी झूठी कसम नहीं खा सकते। पता नहीं, आप ये समझ लीजिए अभी तक कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर बोर्ड में आए, पता नहीं कितने ऐसे होंगे। यही बच्चों इस बिजनौर के प्लेटफॉर्म से हमने आईआईटी एडवांस में भी रिजल्ट निकाला है। आईआईटी एडवांस में हमने यहीं से रिजल्ट दिया। बट रिजल्ट मैं कहूं कि साहब मेरी वजह से वो रिजल्ट हो गया, नहीं, उस बच्चे में भी उतना ही दम था, उसका कमिटमेंट भी वही था। वो और हम दोनों हाथ हमने जब एक साथ लगा के ताली बजाई तब वो रिजल्ट आया। आज की डेट में समस्या ये है कि या तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा या टीचर उसमें इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा। तो बच्चों, इन सारी चीजों को देखिए, जगह इस बात के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कहां से क्या रिजल्ट मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप सही कर रहे हो आपको यहां से भी रिजल्ट मिल जाएगा, आप सही नहीं कर रहे हो आपको कहीं से भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कोटा में 2 लाख 3 लाख बच्चा वहां कोचिंग कर रहा होता, भाई सीट्स कितनी हैं? आईआईटी में सिर्फ 10,000। ऐसे मेडिकल में आप मान लीजिए गवर्नमेंट की कितनी सीट होंगी, मुश्किल से 10-15 हजार। फिर बच्चा तो कर रहा साहब वहां पे 3 लाख तैयारी, और वो तो कोटा की बात हुई। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप देखिए और 3-4 लाख होगा। सिलेक्शन होना 10 लाख का, 10,000 का सॉरी, और बच्चे कर रहे हैं 6 लाख तैयारी। तो भाई क्या 5,90,000 क्या कर रहे हैं? अगर भाई दीदी कोटा से ही मान लीजिए सब बच्चों का सिलेक्शन होना था तो फिर उन कंडीशंस में जितना भी बच्चा गया था उनका सबका होना चाहिए था। यानी कि इट मीन्स ये तो क्लियर है कि सबका नहीं हो सकता, यानी कि जगह का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन समस्या क्या है, वहां पे भी उसी का हुआ है जो ईमानदार, जो बाकी सिलेक्शन लेने गया था उसी का ही सिलेक्शन वहां पे हुआ। आप मेरी बात बच्चों समझ रहे हो? तो चलिए आप इसको देखिए, इसको हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे इसकी 6 एक्सरसाइज, देख लीजिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, क्लियर है साहब? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई जिसमें एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है बच्चों।
तो चलिए देखिए, ये इधर वाला पोर्शन जो है ये ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश कहूंगा, ये वाले पोर्शन को मैं क्या कहूंगा, बी माइनस ए या बी इंटरसेक्शन ए डैश, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको क्या कहूंगा मैं, कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, और ये सारा जो है पूरे को मिला के क्या कहेंगे हम, ए यूनियन बी। बात बच्चों बराबर है कि नहीं? तो चलिए साहब, अब देखिए ये दो सेट थे ए और बी। अब मुझे बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं कि ए यूनियन बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। अभी तो हमने सिंपली वर्बल वैसी बात कर, अब हमें नंबर्स की यानी कि फिगर्स की वैल्यू फॉर्म में हमें आंसर बताना। तो क्या होगा बच्चों, एन ए यूनियन बी, देखिए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कैसे साहब, देखो इधर जल्दी से, यस एन ए यूनियन बी का ये तो मतलब समझते हो कि टोटल, बोलो जी भैया इसमें टोटल में क्या हुआ, देखिए एन ए, अब ये जो मैंने एन ए लिया है तो एन ए ये आया कि नहीं, प्लस एन बी जब लिया तो बच्चों ये जो कॉमन वाला पोर्शन है ये दो बार काउंट हुआ था कि नहीं हुआ था भाई, एन ए में भी काउंट हुआ और एन बी में भी, तो इसलिए इसको एक बार निकाल दीजिए, सिर्फ एक ही बार हमें काउंट रखना है। ए यूनियन बी में हमें इसको एक ही बार तो रखना है, या तो ए के साथ इसको काउंट कर लो या बी के साथ काउंट कर लो, बोलो। तो फाइनली क्या हुआ, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है, यानी कि ये जो हमारे दोनों सेट हैं ये डिसज्वाइंट सेट हो, इंटरसेक्टिंग ना हो। कैसे सेट हो, डिसज्वाइंट मींस इंटरसेक्टिंग ना हो, उस केस में ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, देन एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिएगा दो सेट की जगह हमारे पास 3 सेट है, जिसमें ए बी सी 3, तो इन तीनों का क्या यूनियन होगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों क्लियर है यहाँ? अब सवाल दिमाग में आपके आ रहा होगा कि यार ये भी बता दो कि कैसे आया। चलो देख लो इधर, इस बी यूनियन सी को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, तो ये क्या बना, ए यूनियन एक्स। तो ए यूनियन एक्स क्या होगा, एन ए प्लस एन एक्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक्स। अरे इससे बोलिए, अब एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स क्या लिया था मैंने, ये तो लिया था बी यूनियन सी, तो क्या हुआ ये एन ए और एन एक्स की जगह बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह बी यूनियन सी। ठीक है साहब, अब देखिए एन ए बी यूनियन सी को इसकी हेल्प से एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, बोलो बच्चों, माइनस इसे कैसे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन था, फिर ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है साहब? इससे पहले सारे टर्म ले आओ, एन ए एन बी एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये कर्ली ब्रैकेट। अब थोड़ी देर के लिए इसको मैं मान लीजिए एक्स मान लू, इसको वाई मान लू, तो ये एन एक्स यूनियन वाई, फिर वही एक्स यूनियन वाई, तो क्या हो गया एन एक्स मीन्स दिस प्लस एन वाई प्लस दिस माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको एक्स वाई मान लिया था कि नहीं, तो एक्स कितना है यहाँ पे ये और वाई कितना है ये, तो बीच में इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं। अब देखिए क्या आया यहाँ पे, फिर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ये था ही, अब ये आ गया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ माइनस लग जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, और ये यहाँ माइनस, बाहर माइनस है और ये माइनस पे प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में फिर उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो इस तीनों को मिला के ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहूंगा कि नहीं कहूंगा। इस ढंग से बच्चों ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया, यानी कि अगर 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स को हम इस ढंग से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, चलिए इसको नोट करिए, इस पे बेस प्रॉब्लम कराता हूं मैं आप लोगों को। चलिए देखिए बच्चों, ये प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूनियन पे ही। यस, आइए, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें 35 स्टूडेंट्स है टोटल। ठीक है बच्चों, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट
उनमें से 24 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और उसमें से 16 जो है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। क्लियर है बच्चों? ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। मतलब समझ रहे हो? ऑल्सो ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम, कम से कम दोनों में से एक गेम जरूर खेलेगा प्रत्येक स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। बात कुछ समझ में आई? यानी कि अब आप ध्यान से फिर सुनिए। टोटल 35 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 24 क्रिकेट खेलना चाहते हैं, 16 जो है वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। क्लियर है साहब? अब वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों फुटबॉल और क्रिकेट खेलना एक साथ खेलना चाहते हैं। एक साथ से मतलब जो फुटबॉल भी पसंद करते हैं और क्रिकेट को भी पसंद करते हैं। बोथ आ गया। बोथ का मतलब है इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन, यानी कि फुटबॉल और क्रिकेट में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो दोनों गेम खेलना चाहते हैं। ठीक सर? तो आइए, लेट ए बी द सेट हु प्ले क्रिकेट एंड बी इज द सेट हु विल प्ले क्रिकेट फुटबॉल। तो चलिए, एन ए कितना है 24, क्रिकेट 24 खेलना चाहते हैं, एन बी कितना है 16, फुटबॉल 16, और एन ए यूनियन बी कितना है बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स 33 थे या नहीं? पूछा क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से आप इनकी वैल्यू रख दो, एन ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो चलिए नोट करिए इसको बहुत जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये। यस, क्या है? एग्जाम्पल 26 देखिए। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, तो बच्चों 400 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया है। तो ये जो 400 है बेसिकली ये फिगर किसकी है? ये एन यू की है, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है आपका उसमें 400 स्टूडेंट्स हैं। ये ध्यान रखना, ये यूनियन बी नहीं है। ये क्लियर? पता चलेगा और पढ़िए आगे। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन एक स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज ए टेकिंग एप्पल जूस, यानी कि 400 में से 100 जो है वो एप्पल जूस पीना पसंद करते हैं। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 जो है वो ऑरेंज जूस पीना पसंद करते हैं। एंड 75 वर लिस्टेड एज ए टेकिंग बोथ, और 75 जो है वो ऑरेंज और एप्पल जूस दोनों पीना पसंद करते हैं। ठीक, टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। ठीक है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। इसका मतलब समझिए, यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं उसमें 400 में से, 400 में से कितने ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस पीना पसंद करते हैं ना ही ऑरेंज जूस पीना पसंद करते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों कि ये जो एन, ये 400 फिगर थी, ये एन यू थी। एक ढंग से ऐसे कर लो, एक मार्केट का सर्वे आपने करा, अब उसमें से आपने देखा कुछ का ये टेस्ट है, कुछ का ये टेस्ट है, बट कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनका कुछ भी टेस्ट नहीं है। तो जो सर्वे करा है वो तो ओवरऑल फिगर हो गई ना, तो वो तो यूनिवर्सल सेट हुआ ना। बात क्लियर हुई या नहीं? कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि साहब एन यू और एन ए यूनियन बी में कैसे पता करेंगे, तो वो इस ढंग से पता करेंगे। ठीक है जी, वापस आइए। लेट ए डिनोट द सेट ऑफ एप्पल जूस, हमने मान लिया जो ए है वो एप्पल जूस को डिनोट कर रहा है। बी डिनोट द सेट ऑफ ऑरेंज जूस। क्लियर है? तो बच्चों एन ए कितना है 100, एन बी कितना है गिवन है 150, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 75। तो मैंने यहां से बच्चों एन ए यूनियन बी निकाल दिया। ठीक है, जो एप्पल जूस एज वेल एज, यानी कि ऑरेंज जूस दोनों पसंद करते हैं, आइदर एप्पल और जूस और ऑरेंज और बोथ। ठीक, तो कितना आ गया ये 150 प्लस 100 माइनस 75, 175 की फिगर है। क्लियर? अब यहां आइए, यस हमें निकालना क्या है बच्चों, देखिए फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। नाइदर एप्पल मीन्स अगर एप्पल को मैंने ए डैश लिया था तो नाइदर एप्पल क्या हुआ, ए डैश हुआ कि नहीं हुआ?
नाइदर का मतलब उसका कंप्लीमेंट हो गया ना। अगर मैंने ए को एप्पल जूस पीने वाले स्टूडेंट्स बोला है सेट ए को, तो नाइदर एप्पल क्या हुआ, ए डैश हुआ कि नहीं हुआ, और नॉर ऑरेंज वो क्या हुआ, बी डैश हुआ। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा जा रहा है। कैसे साहब, बीच में इंटरसेक्शन क्यों आया, देखो नाइदर एप्पल जूस एंड नॉर ऑरेंज जूस, यानी कि दोनों को एक साथ की बात कर रहा है ना, तो इसलिए इंटरसेक्शन है। तो मुझे चाहिए बेसिकली एन ए इंटरसेक्शन सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन लॉ से हमने पढ़ा था इससे पहली वीडियो में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का डैश लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। और ए यूनियन बी का डैश मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो ये एन यू माइनस एन ए यूनियन बी होगा, और एन यू 400 है, ए यूनियन बी 175। तो आंसर आपका कितना आया बच्चों, 225। तो 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो न तो एप्पल और न ही ऑरेंज जूस पीना पसंद करते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं, करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों, एक ही प्रॉब्लम और देखिए इसी पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या है प्रॉब्लम। देयर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर, 120 had been exposed to the chemical C1 and 50 is from to the chemical C2 and 30 to both C1 and C2. Find the number of individual exposed to. अब बच्चों फिर समझिए यहाँ, ये 200 NU है या NA यूनियन B है, ये फिर NU है। क्यों साहब, ये फिर एक सर्वे हो रहा है। There are 200 इंडिविजुअल्स, यानी कि एक सर्वे में हमने 200 लोगों पे एक सर्वे किया। बेसिकली एक डिजीज है ये, ठीक है, जो एक केमिकल C1 और C2 दो केमिकल है, उनसे डिजीज हो रही है। तो 200 पे हमने क्या करा है, तो देखिए देयर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर, यानी कि 200 पर्सन ऐसे हैं जिनको स्किन डिजीज है। ठीक है, अब इसमें कैसी है, 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, 1 से 20 ऐसे हैं पर्सन जिनको केमिकल C1 से मतलब ये एलर्जी है, और 50 ऐसे हैं जिनसे केमिकल C2 से है, और 30 ऐसे हैं जिसमें केमिकल C1 और केमिकल C2 दोनों के लक्षण पाए गए हैं। ठीक है साहब, तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू। 3 पार्ट पूछे उसने, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, यानी कि कितने ऐसे हैं जिनमें केमिकल C1, बोलो बच्चों, जिनमें केमिकल C1 से डिजीज है, केमिकल C2 से नहीं है। और सेकंड पार्ट, कितने ऐसे हैं जिनमें केमिकल C2 से है, केमिकल C1 से नहीं है। और तीसरा पूछा है केमिकल C1 और केमिकल C2, यानी कि कितने ऐसे हैं जिनमें केमिकल C1 से है या केमिकल C2 से है। तो बच्चों जहां पे भी और आ जाता OR और का मतलब होता है यूनियन, ये अंडरस्टूड है, ध्यान रखना। आइदर दिस और दिस और बोथ, या एटलीस्ट वन ऑफ देम, इन सबका मीनिंग यूनियन। तो आइए साहब, लेट ए डिनोट द सेट एक्सपोज विद द केमिकल C1 एंड बी डिनोट द सेट एक्सपोज विद द केमिकल C2। तो बच्चों Na कितना है 120, Nb कितना है 50, Na इंटरसेक्शन बी बोथ से कितना है 30, और Nu दे रखा है 200। क्लियर है साहब। तो चलिए सबसे पहले तीसरा पार्ट देखिए, केमिकल C1 और केमिकल C2। तो Na यूनियन बी पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा सीधा, Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन बी, इन तीनों की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया 1/4। फर्स्ट में क्या पूछ रहा था, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। अब केमिकल C1 को A से डिनोट करा, केमिकल C2 को B से। बच्चों Na माइनस बी नहीं पूछ रहा, यानी कि उस सेट को नहीं पूछ रहा, डिफरेंस ऑफ टू सेट की बात नहीं कर रहा, यानी कि वो एलिमेंट जो सेट ए में हो बी में ना हो, यानी कि वो पर्सन जो केवल केमिकल C1 से एक्सपोज हो, C2 से ना हो। बोलो तो क्या हुआ, Na माइनस बी। तो Na माइनस बी क्या हो जाएगा, Na माइनस बी बच्चों यही तो है, जरा ध्यान से देखना फिर कैसे निकलेगा, पूरा Na और इसमें से कॉमन निकाल दो, A इंटरसेक्शन बी।
तो NA 120 इंटरसेक्शन भी 30, 90 आ गया आंसर। अब आइए NB माइनस ए, देखिए NB माइनस ए ये तो है, अरे इसे तो B माइनस ए कहूंगा मैं, तो ये क्या है, ये टोटल, देखिए टोटल NB में से ये इंटरसेक्शन कॉमन वाला निकाल दो, तो क्या हो गया 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। बात बच्चों आपको समझ में आई या नहीं आई? मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो इस ढंग से आप बच्चों इसकी कौन सी आप 6 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। 1.6 बस एक एक्सरसाइज बची है इसकी मिसलेनियस, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। इस ढंग से आपका सेट वाला पोर्शन ओवर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट करिए। थैंक यू आज के लिए। हैव ए नाइस डे।